बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम अपने प्रोग्राम में जो एक बहुत ही ख़ास और बड़ा ख़ूबसूरत एक सेगमेंट होता है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम उस बारे में ज़िक्र करेंगे। आज हम अपने उस सेगमेंट में आपको बताने वाले हैं देर से खाना खाने के नुकसान। मतलब कितनी कॉमन सी चीज़ है कि हम रात को सारे काम करने के बाद 10-11 बजे 12 बजे जाके किसी ढाबे पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे पराठे खा रहे होते हैं। ये जितनी कढ़ाइयाँ और इतने जो हैवी जो फूड होते हैं ये रात में ही सब हम खाना पसंद करते हैं। हम रात को लेट नाइट क्रेविंग्स के नाम पे हम रात को 2:30 बजे 3 बजे जो है ना पिज़्ज़े मंगवाते हैं बड़े बड़े, और वो घर में बैठ के खा रहे होते हैं। इससे हमारी सेहत के साथ मतलब क्या होता है, सेहत पे क्या असर पड़ता है, और इसी हवाले से कुछ आज रहनुमाई है जो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सेगमेंट में आप देखेंगे। आइए चल के देखते हैं। जदीद तहकीक से ये बात साबित होती है कि रात 7 बजे के बाद खाना खाने से हाई ब्लड प्रेशर और फॉलेज से मौत का खतरा बढ़ जाता है। माहिरीन ने यह बात वाजे की है कि रात को देर से खाना खाने से हमारा जिस्म आराम की कैफियत में आने के बजाय चूकना शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि रात को सोते वक्त हमारा ब्लड प्रेशर 10% तक कम हो जाता है। माहिरीन ने तहकीक के बाद ये अंदाजा लगाया है कि खाने के 2 घंटे बाद तक ये कैफियत रहती है और लोग खाने के बाद ही 2 घंटे के लिए सोने चले जाते हैं। इनमें ब्लड प्रेशर बढ़ने में इम्कानात ज्यादा बढ़ जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक पूरी रात ब्लड प्रेशर की कैफियत में रहना इंतहाई खतरनाक हो सकता है और फॉलेज होने का इम्कान भी बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि रात का खाना इशा की नमाज से पहले खा लिया जाए और नमाज अदा कर ली जाए। इससे नमाज के दौरान खाया जाने वाला खाना हजम हो जाता है। जी दोस्तों, यकीनन आपने इस सेगमेंट में मुफीद मालूमात ज़रूर हासिल की होंगी, और हम अमली तौर पे भी अपनी ज़िंदगी में इन मालूमात को शामिल करके अपनी सेहत को और ज़्यादा बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो ख़ुसूसी तौर पे ताउन किया है वो मलका फूड्स ने किया है। मलका फूड्स कहते हैं लज़्ज़त ने थामा सेहत का हाथ। पाकिस्तान में पहली बार अब रेसिपी मसालों में शामिल किया गया है हिमालयन पिंक सॉल्ट। मलका मसाले पाकिस्तान में अपनी नोयत का पहला ब्रांड है जिसने अपने रेसिपी मसालों में आम नमक की बजाय 100% कुदरती और 3 बार साफ किया गया वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट शामिल किया है, क्योंकि मलका मसाले जायके के साथ साथ अपने कस्टमर्स की सेहत को भी अपनी अव्वलीन तरजीह करार देते हैं। हमारे प्रोग्राम का आज का मौजू क्या है? मौजू बताते हैं आपको। आज जून का महीना जो है वो शुरू हो गया। भाई, जून के साथ जिस तरह मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं इस तरह यकीनन आपकी भी होंगी। जून में गर्मियों की छुट्टियां हो जाया करती थी, और जैसे ही जून शुरू होता था ना तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि ये अब गर्मियों की छुट्टियां होंगी। हमने पूरा साल जिसका इंतज़ार किया था, हम नानी के घर जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, इतना वज़नी बैग नहीं उठाना पड़ेगा। और फिर जब छुट्टियां ख़त्म होने वाली होती थी तो उस वक्त हम मिस कर रहे होते थे स्कूल को, कि स्कूल कब शुरू होंगे, वापस सारा कुछ रूटीन पे आए, मज़ा नहीं आ रहा, घर में बहुत डांट पड़ रही। खैर, तो अभी बच्चों को स्कूल की छुट्टियां हो गई। अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वक्त गुजारें, उनको टाइम दें और उनकी छुट्टियों को अच्छी मेमोरीज़ में बदलें। तो जनाब, आज के मौजू की तरफ आते हैं। मौजू हमारा आज का बड़ा हसास है। मैं आपको बताऊं कि कभी कभी इस हवाले से जब हम सोचते हैं ना तो बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है। क्या पाकिस्तान में ख़वातीन महफूज हैं? मैं एक सर्वे आप लोगों के सामने अभी पेश करूंगा, उसके बाद हम इस हवाले से बात करेंगे। दिसंबर 2021 में कौमी असम्बली में ये बताया गया, ये बात की गई कि गुज़श्ता 4 सालों के दौरान मुल्क में इस्मत दरी के 14,000 वाक़यात जो हैं रिपोर्ट हुए। ठीक है, पंजाब में सिर्फ गुज़श्ता 6 महीने में 2,439 ख़वातीन की इस्मत दरी की गई है। 9,529 ख़वातीन को अगवा किया गया। 22,030 ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 90 को कत्ल किया गया। एक सूबे की बात कर रहा हूँ।
जबकि 2021 में बलूचिस्तान में 49 ख़वातीन को गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है। 129 ख़वातीन के तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए, ठीक है, और जबकि 128 ख़वातीन को बलूचिस्तान में वैसे कत्ल किया गया। ये जो एक अफसोसनाक सूरत हाल है ना, कभी कभी इसको देख के बड़ा डर लगता है। अच्छा, ऐसी भी बात नहीं, हम 22 करोड़ से ज़ायद आबादी के मुल्क हैं, वहाँ पे ये नंबर्स हैं। ये नंबर जिस किसी भी मतलब कोई भी नंबर हो, ये अगर 2 वाक़यात भी हों तो तब भी पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। मगर ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, इनके पीछे कोई ना कोई तो ऐसी वजूहात होंगी कि जिनकी के वाक़यात को बढ़ने में हवा मिल रही है। वो क्या हैं ऐसी वजूहात? हम अपनी ख़वातीन, अपनी बेटियां, अपनी बहनें, हम अपनी माएँ, हम इनके बारे में कब बिल्कुल एक एतमाद महसूस करेंगे? आज देखें, एक बेटी को अगर हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना होता है तो तकरीबन 60% से ज़्यादा पेरेंट्स या भाई जो हैं वो ख़ुद उस बच्ची को जो है ना वो यूनिवर्सिटी छोड़ते हैं, लेके आते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हम सारे मुसलमान इकट्ठे रहते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। यूरोप में किसी गैर मुस्लिम मुल्क में, जिसको हम मुहज़्ज़ब मुआशरों में भी शामिल करते हैं कुछ कंट्रीज़ को, वहाँ पे औरत पढ़ने के लिए जाती है, काम के लिए जाती है, उसके लिए उसके साथ उसका बाप नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो औरत उस लिहाज से महफूज है। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, जहाँ हमें एक औरत को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वहीं पे हमें औरत को मुआशरे में इस तरह के जो है थ्रेट्स जो फील होते हैं। आज इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फ़हमीदा यूसुफ़ी, आप एक सहाफ़ी हैं, साहित्यकार हैं, और आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप? सबसे अच्छा है। पाकिस्तान में क्या ख़वातीन वाकई महफूज नहीं हैं? जो सूरत हाल है और जितनी सीरियस होती जा रही है, और जैसे स्टैट्स अभी आपने भी शेयर किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हमें ये सोचना पड़ रहा है, ये कहना पड़ रहा है कि क्या एक खातून, एक फ़ीमेल, हमारे यहाँ एक बच्ची महफूज है। बिल्कुल, मुझे तो बहुत कहते हुए डर लग रहा है, शर्मिंदगी हो रही है कि हमारे यहाँ हमारी बच्चियाँ, हमारी औरतें महफूज नहीं हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी, और मतलब इस तरह के ज़्यादती के कितने वाक़यात हमारे सामने आते रहते हैं वक्फे से। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, ये तो वो स्टैट्स हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। जो रिपोर्ट नहीं होते उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मगर डबल द फिगर कर लें तो अंदाज़ा कीजिए कि ये सिचुएशन कहाँ पर जा रही है। हम कहाँ एक माशरे के तौर पर, इंसानों के तौर पर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम जा किस तरफ रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम। और फहमीदा जी, आपका भी सामना हुआ होगा, मुझे तो ऑनेस्टली बड़ा उस वक्त उन लोगों के सामने मैं अंदर से बड़ा मुझे गुस्सा महसूस कर रहा होता हूँ जब कोई बात की जाए कि पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल हो गई है, इतने ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं, तो आगे से जो जवाब आता है कहते इंडिया में तो इससे भी ज़्यादा है। हमारा क्या मुकाबला है इंडिया के साथ? वो इंडिया मतलब जो भी करे भाड़ में जाए, मतलब उनके, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम मतलब हमारी अक्सरियत यहाँ पे मुसलमानों की है। हमारे माशरे में ऐसी चीज़ का होना, ये हमारे लिए शर्मिंदगी नहीं तो और क्या है? बिल्कुल शर्मिंदगी की और एक कौम के तौर पर सोचने की बात है। इंडिया में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बाकी यूरोप में क्या हो रहा है, हमारा कंसर्न इस वक्त हमारी सोसाइटी होना चाहिए। हम अपनी सोसाइटी में अपने बच्चियों को, अपनी औरतों को नहीं दे पा रहे हैं। हमारी बच्चियां, हमारी औरतें ना घर में महफूज हैं, ना सड़क पे महफूज हैं, ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में महफूज हैं, ना ट्रेन में महफूज हैं, इवन कब्र में महफूज नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कि वेयर वी आर स्टैंडिंग। आप ये कह के अपनी जान इससे छुड़ा नहीं सकते हैं कि वहाँ पर इससे ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, वहाँ इससे
हमसे ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, तो वहाँ की आबादी भी हमसे 4 गुना ज़्यादा है, वो हमसे 4 गुना बड़ा मुल्क भी है। और अगर आपने उसको कंपेयर करना है तो आप इस चीज़ को कंपेयर क्यों नहीं करते कि हम दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में हमारा शुमार हो, हम अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को इज़्ज़त देना शुरू करें, उन्हें इंसान समझना। मसला यही है कि हम उन्हें इंसान तो समझते ही नहीं है, कमोडिटी समझते हैं हम उन्हें। गैरत के नाम पर कोई चिरगाए वहाँ पर जो है वो हम अपनी बच्चियों को पेश कर देते हैं। कोई और मामला है, आप पसंद से शादी नहीं कर रही है, हम उसको गोली मार देते हैं। इवन बाहर मुल्क से अभी जो स्पेन से जो 2 लड़कियों को बुला के मारा गया, कैसा वो वाक़या है जहाँ पर चचा और भाई और उन्होंने मिलकर कत्ल किया दोनों लड़कियों को। मतलब बाहर से बुलाकर भी कत्ल कर देते हैं गैरत के नाम पर, अना के नाम पर। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा बस जो है वो हमारी और घर की भी और बाहर की भी औरतों पे चलता है। ये है हमारे माशरे की सच्चाई इस वक्त। अच्छा फहमीदा जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ वाक़यात ऐसे हैं, बल्कि आधे ही वाक़यात तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक कि जो रिपोर्ट नहीं होते। जी, जो वाक़यात जो रिपोर्ट हो जाते हैं उन लोगों को भी तो उन लोगों को पूरी मतलब एक माइग्रेशन करनी पड़ती है जी, उन्हें वो इलाके, वो मोहल्ले, वो शहर भी छोड़ने पड़ते हैं, तो पूरी नई आइडेंटिटी जो है ना वो तो इतना बड़ा स्टेप लेते हैं वाक़या रिपोर्ट करने के। तो हाँ, तो फिर उसके बाद मतलब अगर कोई रिपोर्ट कर भी देता है तो उनको भी केस वापस देने पड़ते हैं। अब ज़बरदस्ती के सुरानामे उसी दरिंदे के साथ जो है उनकी फैमिलीज़ के साथ बैठ के करने पड़ते हैं। तो ये किस किस्म के इन्वायरमेंट में हम लोग जो है ना, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि जो भी ज़्यादती के वाक़यात में लोग मुलव्वस होते हैं उनको अपने कमांड एंड कंट्रोल का मामला है बेसिकली। अगर आप ये देखें ना कि मैं किसी के साथ ज़्यादती कर रहा या कर रही हूँ तो वो मैं उसी वक्त करता हूँ जब मुझे पता होता है कि अगला जो है वो मुझे रेजिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और उसके बाद जो है क्योंकि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है ऐसे ही नहीं, पाकिस्तान 122वें नंबर पे दुनिया में आता है क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर, लॉ इन्फोर्समेंट है ही नहीं, एविडेंसेस नहीं होते आपके पास जब आप FIR कराने कोई जाएगी विक्टिम, उसके साथ जो वहाँ पे सलूक होता है, जिस तरह के उसके साथ क्वेश्चंस होते हैं वो एक अलग है। उसके बाद जो मेडिकल है वो एक अलग, एक अजीब व गरीब प्रोसेस है। उसके बाद और एक और जो बड़ा ख़तरनाक हमारे यहाँ ट्रेंड है वो है मीडिया। हम इन स्टोरीज़ को तो जेंडर सेंसिटाइज होकर सोचते नहीं हैं। हम स्टोरी को अपनी ब्रेकिंग्स के चक्कर में, अपनी क्रेडिबिलिटी के चक्कर में, अपनी एक्सक्लूसिव के चक्कर में इस तरह से ब्रेक करते हैं कि हम जो भी विक्टिम होता है उसकी तमाम आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं। अभी कल ही जो ये ट्रेन हादसा हुआ है उसके अंदर जो खातून है उसका स्टेटमेंट ही यही है कि ये ना हो कि मुझे इंसाफ भी ना मिले और मैं बदनाम भी हो जाऊँ। अब आप मुझे बताइए कि मतलब ये आप क्या हैं। सिर्फ हमारे यहाँ अगर एक मोटरवे वाला जो वाक़या हुआ था उसके अंदर इस हद तक मीडिया ने सेंसिटिविटी दिखाई थी क्योंकि उसके अंदर पुलिस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियसनेस का मुजाहरा किया था कि उन्होंने विक्टिम की पिक्चर या कुछ ऐसा रिलीज़ नहीं किया था। तो हम करते क्या हैं, हम करते ये है कि हम तस्वीर उठा के और ब्रेकिंग के नाम पर ये सोचते ही नहीं है कि उस औरत पे, उस लड़की पे, उस बच्ची पे, उसकी फैमिली पर क्या जो है वो गुजरेगी। हमारी सोसाइटी में ये एक्सेप्टेंस नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि उसने जाने की नहीं। अब ये जो ट्रेन वाला वाकया है इसके ऊपर भी आपको पता है कि ये सुनने को मिलेगा। अच्छा, ये अकेले सफर से मुझे प्लीज़ थोड़ा सा हमें आप बताइएगा कि क्या है और कैसे हुआ है ये। बाकी हमें कुछ और भी मज़ीद इस हवाले से बातें करनी है। ये जो मुजरिम होते हैं उनको सज़ाएँ देने के हवाले से भी हमने बात करनी है। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े पे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ हैं आज फहमीदा यूसुफ़ी साहिबा, जिनसे हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के हवाले से कि हमारे माशरे में या वतन अज़ीज़ में क्या ख़वातीन महफूज हैं। इस हवाले से बात हो रही थी। अच्छा, वक्फे से पहले आप बता रही थी हाल ही में होने वाला ये जो एक वाक़या जिसने पूरे पाकिस्तान में मर्दों ख़वातीन सबको जो है वो तकलीफ़ पहुंचाई है, उस वाक़ये ने जो रेल कार में
एक खातून के साथ ज्यादती हुई। जी। तो वो ये क्या इंसिडेंट है, इसके बारे में अभी तक क्या रिपोर्ट सामने आई है, जरा वो तो हमें बताएं। अच्छा, ये वाकया यही था कि वो खातून उनके स्टेटमेंट ये है कि वो ट्रैवल कर रही थी, मुजफ्फरगढ़ उन्हें जाना था अपने बच्चों से मिलने के लिए, और उनके पास टिकट का कोई इशू था। तो जैसे कि वो इमरजेंसी टिकट्स आप ले लेते हैं, तो वो लेने के लिए उन्होंने बात की और टिकट ले लिया। और वहाँ पर वो जो साहब थे टिकट चेकर, और वो साहब ने उनसे कहा कि आपको यहाँ बर्थ नहीं है, हम उधर जाके आपको बर्थ दे देते हैं। तो वो वहाँ उनको लेके गए और वहाँ सन्नाटा, और उन्होंने मतलब रात का वक्त था, उन्होंने मना किया तो उनको थप्पड़ मार के ज़्यादती का निशाना बनाया। अब उन खातून का ये भी स्टेटमेंट है कि सिर्फ वो एक मर्द नहीं थे। ये देखें, ये कितनी इसके अंदर संजीदगी और संगीनी की बात है कि वो एक नहीं थे, दो नहीं थे, तीन थे। तीन मर्द हजरात ने उनको ज़्यादती का निशाना बनाया। और जब वो मतलब गई और कंप्लेन की, उसके बाद उन्होंने जो है ये कंप्लेन लॉन्च की, जिसके ऊपर ज़ाहिर है कि ये मीडिया पे आया। तो उसके बाद अब जो रेलवे हुकाम है उन्होंने ये सीरियस लिया इसको, और उन तीनों को अरेस्ट किया, और वही अब DNA और फॉरेंसिक और ये वो सब अब जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया है। तो मतलब यही वाली बात है कि वो कार लेके रात में जा रही है, फ्यूल ख़त्म हो गया है, पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पे कोई उसको निशाना बना रहा है। अगर कोई रात को ट्रेन में सफ़र कर रहा है, अब मतलब ट्रेन में आप सोचें कितने लोग होते हैं, कितना होता है, मतलब अब आपके जहन में आएगा कि अब आप ट्रेन में भी सफ़र नहीं कर सकते। तो मतलब अब क्या करें, सफ़र ही ना करें। आज सुबह एक दोस्त से ऐसे ही बात हो रही थी इस टॉपिक के हवाले से, तो उसने वो कह था कि मैंने अपना वाइफ को दूसरे शहर बाय एयर की बजाय इस दफ़ा बस पे भेजा जी। तो ऐसे ही बेसाख्ता यूँ कि मैं खुद लाहौर से कराची सफ़र करता हूँ, तो मैंने उससे कहा है कि ट्रेन पे भेजते। कहते नहीं, ये ट्रेन का भी जो इंसिडेंट हुआ है, बिल्कुल, आप मुझे ये बताएं कि जबकि फैमिली सफ़र करती हैं, ट्रेन का सफ़र कितना मतलब आप बचपन से हमारी एक मेमोरीज होती हैं, यादें होती हैं, कितना मतलब जैसे आपने अपने शुरू में इंट्रो में कहा था कि नानी का घर, दादी का घर लोगों के होते हैं पंजाब में, इधर बलूचिस्तान के पीके, और लोग लाहौर के लिए ट्रेन से जा रहे ट्रेन का सफ़र कर रहे होते हैं, और जगहों का सफ़र कर रहे होते हैं, और इतना इंजॉय करते हैं। फैमिलीज़ ख़वातीन बच्चों को लेकर अपना यूजुअली जा रही होती हैं। तो अब घर वाले भेजते हुए कितनी दफ़ा सोचेंगे वो और बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनके कॉलेज के ट्रिप होते हैं, यूनिवर्सिटी के ट्रिप्स होते हैं, ट्रेन से वो सफ़र कर रही होती हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि पेरेंट्स के ऊपर, घर वालों के ऊपर कितने ज़्यादा उनको एक सिक्योरिटी कंसर्न, और एक एज अ फीमेल अकेले सफ़र करते हुए कितने ज़्यादा जो है वो कंसर्न शुरू हो जाएंगे हमारे। बिल्कुल ऐसा। अच्छा फहमीदा जी, ये बताइए कि हमारे यहाँ जो इंसाफ का जो निज़ाम है, इस सारी सूरत हाल में ये निज़ाम को आप कितना देती हैं कि इस निज़ाम के ख़राब होने की वजह से इन सारे वाक़यात को हवा मिल रही है? बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि पता होता है, ज़्यादती करने वाले को पता होता है। और यहाँ पे मैं ये भी बहुत माजरत के साथ कहना चाहूँगी कि जो ज़्यादती करने वाला होता है उसको प्लीज़ ये मत कहें कि वो जहनी मरीज़ है, या ये कह के उसको उसके क्राइम को उसमें ना डालें जिसको जो है वो आप ये कहें कि ये जहनी मरीज़ है, क्योंकि जहनी मरीज़ नहीं है वो बहुत शातिर, चालाक, अय्यार और सफाक है। वो एक कमज़ोर के ऊपर अपनी पूरी ताकत लगाता है, अब एक कमज़ोर को ये बताता है कि मैं तुमसे बरतर हूँ, और उसको ये पता है कि जो हमारा कानून है, ये तो अब सोशल मीडिया और आप लोगों का और हमारा प्रेशर होता है कि पकड़े जाते हैं, लेकिन अब वो केस की प्रोसीडिंग्स क्या होंगी ये एक अलग मसला है, कॉम्प्लिकेशंस कितनी आएंगी वो एक अलग प्रॉब्लम है, एविडेंसेस क्या होंगे वो एक अलग, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और अभी क्योंकि मैं इस पर काम कर रही थी तो मैं आपको एक और बात बताती हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ी हैरान कुन बात है कि जो कब्र से निकाल कर अब जो बच्चियों और ख़वातीन की ज़्यादती का केसेस सामने आ रहे हैं, उसके लिए नेक्रोफिलिया के लिए पाकिस्तान में कोई प्रॉपर उसके लिए कोई लॉ मौजूद नहीं है। 2011 के केस में कल जो है वो सज़ा हुई है 50,000 रुपये, उसको 2 दफ़ा 50,000 रुपये और 2 उम्र कैद की सज़ा हुई है उसके अंदर। 2011 का केस था वो। इस हवाले से, कब्र के हवाले से कानून की किताबों में मेरा ख्याल है कि कुछ अर्सा पहले जब कोई 2 भाई थे जो मुर्दे निकाल के उनका गोश्त खा रहे थे, ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, तो
उन लोगों को भी सजा देते वक्त कानून में ऐसा कुछ था ही नहीं कि नहीं इस है हमारे जुर्म की पास, क्या सजा दें? हमारे पास है ही नहीं। और हमारे पास इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमारे पास जो रेप के जो केसेस हैं उनके अंदर उनके जो सज़ाएं और वो उनके क्लैरिफिकेशंस में इतने प्रॉब्लम्स हैं। चाइल्ड का जो आपके जो चाइल्ड रेप का था उसके पहले इतनी क्लैरिफिकेशंस अब कहीं जाके आई हैं, और अब भी उसके अंदर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्या कौन सी हमें सज़ा देनी चाहिए, हमें उम्र कैद करनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए, करना क्या चाहिए, इसी पर हमारी बहस जो है वो उलझी हुई है। लेकिन और उसके बाद एक और प्रॉब्लम है कि जब जो एफआईआर कटाने कोई जाएगी तो सबसे जो रवैया होगा वहाँ पे मौजूद एसएचओ का वो ये होगा कि वो बिल्कुल एक आपको लेगा ही नहीं, आपको कंसीडर ही नहीं करेगा, वो सोचेगा ही नहीं कि ये रेप केस का विक्टिम है और वो आया है। वो तो ये कहेगा कि भाई गई क्यों थी, तुम्हारी ही कोई गलती होगी, तुम्हारा ही। मैंने ये बहुत केसेस में जब मैं फ़ाइल करती हूँ तो जिस तरह के बिहेवियर मैंने देखे हैं मैं आपको बताऊँ। और उसके अंदर ये होता है इतना इनसेंसिटिव हमारी पुलिस का बिहेवियर होता है कि वो मैं बता नहीं सकती। कोई दुश्मनी होगी, इसी ने कुछ किया होगा, ऐसे नहीं होता। आपके साथ क्यों नहीं हो गया मैडम? मतलब आप जुमला देखें, आपके साथ क्यों नहीं हो गया मैडम जी, मतलब आप चाहते हैं कि मेरे साथ भी हो जाए। अच्छा, इसकी सज़ा के हवाले से भी ना मुख्तलिफ़ किस्म की हमने वो देखी हैं डिस्कशंस, बहस देखी है हमारे सियासतदानों में, हुक्मरानों में, ईवानों में भी होते हुए। इसमें कुछ लोगों का कहना है कि जो इस तरह का जुर्म करने वाले मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कुछ लोग कहते हैं उन्हें सज़ाए मौत दे दी जाए, उन्हें इस सोसाइटी में दोबारा ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है, और बाकी जो लोगों के लिए भी इबरत का निशान बनाया जाए इन लोगों को। कुछ कहते हैं उम्र कैद दे दी जाए, और अभी एक तजवीज़ ये भी आई थी कि उनको जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए नामर्द बना दिया जाए, कैस्ट्रेशन। हाँ। लेकिन कैस्ट्रेशन करने के बाद भी मैं आपको बताऊं, क्या हमारे मुल्क में ज़्यादती के वाक़यात रुक जाएंगे? कैस्ट्रेशन कर देंगे तो वो तेज़ाब फेंकेंगे आप, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे ये ज़्यादती के वाक़यात नहीं रुकेंगे। ज़्यादती के वाक़यात रोकने के लिए आपको माशरे को एड्रेस करना पड़ेगा। आपको जो ये अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में है, जो ये इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हमारे यहाँ हो रही है, जो हम अपनी औरत को इंसान ही समझते नहीं हैं, इसको एड्रेस आपको करना पड़ेगा। हम समझते ही नहीं है ना, हमारे लिए तो कमोडिटी है, कुछ भी हो तो बस वो औरत है। घर आए हैं तो अपना गुस्सा सारा फ्रस्ट्रेशन औरत पे निकालेंगे, बाहर गए हैं तो गुस्सा सारा जो है वो औरत पे निकालेंगे। हमारा मसला तो ये है ना कि हम उसको इंसान ही नहीं समझ रहे ना। अच्छा फहमीदा जी, देखें एक और चीज़ भी है। एक तो उसने जो जुर्म अगर किसी ऐसे शख्स ने किया है उसको उसकी सज़ा, जो भी सज़ा है उसकी, जो बाकी ऐसी सज़ा जो जिससे दूसरे लोग भी जो है इबरत हासिल कर सकें, उसको उस चीज़ के जूते तो पड़ने ही पड़ने हैं, और पड़ने चाहिए, वक्त और फौरी पड़ने चाहिए। मगर उसी के साथ ही उसकी जो जहनी हालत और जो कैफियत है, ठीक है, उसके लिए भी कुछ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नॉर्मल ये नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मैं यही तो कह रही हूँ कि ये जो बढ़ता हुआ फ्रस्ट्रेशन है उसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे माशरे में ये कहाँ से क्रीप हो रहा है। इसमें पेरेंट्स का एज अ सोसाइटी भी बहुत बनता है कि आपके बच्चे जब इस एडल्सेंस एज में आना शुरू हों, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बालिग हो रहे हैं आपके बच्चे, तो आप उनको बजाय इसके कि वो इधर उधर की गलत एक्टिविटीज़ में पड़ें, आप उनकी शादी करें, Exactly. निकाह को आम करें। ठीक है, ये एक निकाह आम करने के हवाले से बात करते हैं, और सोसाइटी में एक शहरी होने के नाते, और एक जितने भी हमारे सियासी कायदीन हैं, इन सारे लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है इस हवाले से, इस पर हम बात करेंगे। छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ हैं मोहतरमा फ़हमीदा यूसुफ़ी साहिबा, जिनसे हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के हवाले से कि क्या पाकिस्तान में ख़वातीन महफूज हैं। वक्फे से पहले हम जो बात कर रहे थे कि जिस तरह के जो वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं, इनकी रोकथाम के लिए एक तो कानून का होना बड़ा ज़रूरी है, और वक्त पे फ़ैसलों का होना बड़ा ज़रूरी है। इसमें थोड़ी सी बेहतरियाँ करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ ये बताइए कि क्या हमारे यहाँ सोसाइटी में देखें ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि मर्द और औरतों की जो शादियाँ हैं वो
बड़ी लेट होती जा रही है। Exactly. एक लड़की के लिए आज 30 साल की उम्र में अगर एक लड़की शादी कर रही है तो कल पहले पुराने वक्तों में हम अगर देखें, अगर ये केसेस नहीं होते थे तो वहाँ पे 14-15 साल की बच्चियों की भी शादियाँ हुआ करती थी हमारे नानी दादी के दौर के, उस दौर की बात करें तो ये जो एक डिले आ रहा है इतना ज़्यादा, इसकी वजह से भी कि बिगाड़ पैदा हो रहा है सोसाइटी में। एग्जैक्टली अब आप ये देखें कि अगर एक लड़का या लड़की बलूगत की उम्र को पहुंच गए, चलें 14-15 साल नहीं, लेकिन 20-21 साल आप जो भी आपका कानून रियासत तय करती है, मतलब जिस तरह से भी आप समझते हैं, और अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं और तो आप क्यों नहीं उसको एक हलाल तरीका दे रहे ताकि वो अपनी एक लाइफ शुरू कर सके, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, और उसके साथ साथ वो, क्योंकि देखिए ये जो फ्रस्ट्रेशंस बढ़ रहे हैं ना, उसमें ये होता है कि शादियां लेट हैं। अच्छा, इसको लोग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ शादियां लेट होने का मसला नहीं है, बहुत सारे मर्द जो हैं वो तो उनके बच्चे भी होते हैं, वो तब भी ज़्यादती करते हैं। लेकिन देखें उस फिनोमिना को भी हमें एड्रेस करना है, मगर अगर आप शादी कर सकते हैं तो फिर आप शादियां क्यों नहीं कर रहे हैं, और आप शादी करें ताकि ये जो बढ़ता हुआ फ्रस्ट्रेशन है जिसमें स्पेशली लड़के गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ मूवीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो जाते, वो और दूसरी बहुत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स उनकी लाइफ पर, मेडिकली भी उनके हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट कर जाते हैं। तो आप इस चीज़ को करें, और थोड़ा सा पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के लिए ये माइंड बनाना चाहिए और ये थोड़ा सा सोचना चाहिए, ख़वातीन को भी, लड़कियों को भी थोड़ा सा एक अपने एक आइडियल उसको छोड़ के वो करना चाहिए। इंडिपेंडेंट होने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल। हम हमेशा से कहते हैं, हमेशा से कहती हूँ कि आपको एक लड़की को इंडिपेंडेंट करना है, उसको पढ़ाना भी है, उसको कैरियर भी देना है, उसको अच्छी हेल्थ भी देनी है। ये माशरे की, हमारी सबकी पेरेंट के तौर पर, एक सोसाइटी के तौर पर ज़िम्मेदारी है। लेकिन साथ साथ एक नेचुरल जो आपकी होती है ना, उन्हें आप रूल आउट नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों को भी आपने देखना है। और साथ साथ आपको एक और मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे यहाँ जो थोड़े से यंग लड़के लड़कियां होती हैं, उनको लेकर जो हमारे यहाँ एक बड़ा डेंजरस सा एक वो आ रहा है, वो एक दूसरे को पिक्चर्स भेजने का जो आ रहा है। तो आप वो थ्रिल एडवेंचर के नाम पर जो ये सब कुछ कर रहे हैं और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक निकलते हैं, तो उसको भी आप ज़रा स्ट्रिक्टली देखें। अब बच्चों के फ़ोन पर भी नज़र रखें, थोड़ा सा करें, माशरे को इस तरफ लाएं, एड्रेस करें इसको। मुझे लगता है कि निकाह को आम करना चाहिए, इसको आप नॉर्मलाइज़ करें, शादी को नॉर्मलाइज़ करें। शादी कोई मतलब ऑब्वियसली एक शादी आपकी लाइफ की एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, तो उसको नॉर्मलाइज़ करने में क्या हर्ज है। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ बूढ़े माँ बाप जब अपने बच्चों की शादी करने के बारे में सोचते हैं ना, तो उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि ये कैसे कर पाएंगे, हमारी तो 4 बेटियाँ हैं और इनकी तो एक बेटी की शादी पे अगर इतने इतने लाखों रुपए लगेंगे तो हम ये क्या भी करेंगे? हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये शादियों का प्रॉब्लम है। और उसकी वजह से भी बहुत सारी लड़कियाँ और औरतें जो हैं वो इमोशनली भी, फिज़िकली भी असॉल्ट का शिकार भी हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा उनको लोग ब्लैकमेल भी कर लेते हैं। ये भी रीज़न्स होते हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैं आपको बताऊं, ख़वातीन पर जो तशद्दुद है वो सिर्फ उसको हम रेप तक ना रखें, क्योंकि ख़वातीन पर तशद्दुद सिर्फ रेप नहीं है, ख़वातीन पे बहुत सारे तशद्दुद हैं जिनको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक है। अच्छा, एक मतलब पॉइंट है जिस पे मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है, इस पर भी थोड़ी सी तस्हीह भी कीजिएगा बात। मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि जो हमारे, अगर फ़र्ज़ करें कि 20 लाख के करीब जो है अदालतों में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, अब उनमें कुछ टाइप के केसेस ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल डिले होना ही नहीं चाहिए, जैसे कि ये है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन वही जो मैंने आपसे कहा ना, 24 घंटे में फैसला करके बंदा जो है उसको सजा दे के अपसाइड, तो हमारा उन्होंने अरेस्ट कर लिया है, अभी एविडेंस। हमारा प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ जो है ना फास्ट ट्रैक जुडिशल प्रोसेस नहीं है, जो बात हम कर रहे हैं। और इस पे मैं कहूँगी आपसे कि ज़रूर इस पे एक प्रोग्राम आप कीजिए कि
क्यों नहीं हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो इतना स्लो है, एक एक केस के लिए जो है वो अदालतें हो जाती हैं। अभी आप ये देखें जो वो निम्रा काज़मी और दुआ जहरा का केस चल रहा है, उसके अंदर भी अब मतलब वो बच्ची अभी तक रिकवर नहीं हुई है, दुआ जहरा रिकवर नहीं हुई है और 3 जून को फिर अदालत ने उसकी समाअत की है। तो मतलब एक तरफ अदालत अपना कुछ केसेस में मीडिया का प्रेशर, कुछ वो सीरियस ले लेते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स का प्रेशर उनके ऊपर होता है, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ का होता है कि वो उस केस पे खुद भी बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं, लेकिन उसी तरह के बहुत सारे केसेस मौजूद होते हैं, उसी तरह के होते हैं जिनके अंदर होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि मेडिकल में सबूतों में इतना टाइम लगेगा कि एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा होगा इस केस। दुनिया भर में रिपोर्टें जो हैं डीएनए की और ये सारी इतने ही टाइम बाद आती हैं जितने पाकिस्तान में नहीं, तो पाकिस्तान में तो 6 महीने लगते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में। अब आप मुझे बताइए डीएनए वैसे ये डीएनए रिपोर्ट अजीब बात ज़रा है ना कॉम्प्लिकेटेड वो है, तो जाहिर है कि 3 से 6 महीने, लेकिन आप उसके अंदर सस्पेक्ट को, जैसे कि अगर सस्पेक्ट है, आपको प्रॉपर एविडेंस भी मिल रहे हैं, तब तक आप उसको कहीं ना कहीं तो उसको डिटेन कर सकते हैं ना। आप उसको कर सकते हैं ताकि विक्टिम को एटलीस्ट उसको ये कॉन्फिडेंस तो आए कि हाँ मुझे इंसाफ मिलेगा। आप विक्टिम की ना मेंटल कंडीशन को समझ रहे होते हैं, ना उसकी फ़िज़िकल कंडीशन को समझ रहे होते हैं, और वो जाए तो जाए कहाँ। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि वो बाद में यही कहते हैं कि हमने केस करके हम फंस गए, केस करके हम फंस गए, अब और हमारे लिए अजाब शुरू हो गया। क्योंकि जाहिर है कि एक वकील उनको कुछ और बताता है, दूसरा वकील उन्हें कुछ और बताता है, उधर जो है वो अदालत में तारीख पे तारीख लग रही होती है, कभी जज साहब छुट्टी पे होते हैं, कभी केस का नंबर नहीं आता। तो बहुत अनफॉर्चुनेट होता है कि इन केसेस को स्पेशली ये जो रेप के केसेस हैं, तशद्दुद के केसेस हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़, इनको प्रायोरिटी पे इन पर बात होना चाहिए, लेकिन नहीं होती है हमारे। तो वो सही कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग के, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हस्पतालों, कचहरियों और थानों से बचाए। बिल्कुल, और अल्लाह ताला हमें जो है अब इस दुआ में बहुत माजरत के साथ हमें मर्दों से भी बचाए। ये भी एडिशन अब करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला हमें फिर मर्दों से भी बचाए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम घर से बाहर निकलेंगे तो हम तशद्दुद का निशाना बन जाएंगे, घर में होंगे तो हम तशद्दुद का निशाना बन जाएंगे। अच्छा, ये कुछ वाक़यात हमने देखे, आप खुद एक वर्किंग लेडी हैं, आपने सारी ज़िंदगी काम किया, कर भी रही हैं, तो इस एनवायरनमेंट में भी रहती हैं, तो वैसे मार्केट में या किसी वर्क प्लेस पे भी कुछ ऐसे थ्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसी नज़रें या ऐसी एक एनर्जी जिसको रोज़ आपने जो है पार करके काम करना होता है? बिल्कुल, एक फ़ीमेल के लिए तो ये बहुत कॉमन बात है, बहुत यूजुअल है। आप देखें, अगर एक लड़की इस बस स्टॉप पे खड़ी होगी तो लाजमी 3-4 गाड़ियाँ होंगी जो कि स्लो होंगी उसको देख के। ये तो हमारे यहाँ एक ये स्टेयरिंग और ये वो तो हमारे यहाँ एक खातून के बारे में रिमार्क्स पास करना, ये तो मतलब एक मर्द हजरात के लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो कोई बात ही नहीं है, इसको तो कोई हरासमेंट लेता ही नहीं है। हरासमेंट तो हमारे यहाँ शुरू ही टच से भी नहीं होती कि अगर ऐसे ही हाथ लगा दिया या कुछ ऐसे कर दिया, इससे भी नहीं शुरू होता। हमारे यहाँ तो हरासमेंट को हम कहते ही हरासमेंट को ये हैं कि जब तक उसके साथ ज़बरदस्ती ना हो जाए तब हम उसको हरासमेंट कहते हैं, ये है। और वर्क प्लेसेस पर बहुत सख्त किस्म के लॉज होने चाहिए हरासमेंट को लेकर। ठीक है, हम वर्क प्लेस के हवाले से बात करते हैं अपने प्रोग्राम में, और जो मर्द हजरात हैं तो उनको किस किस्म की तरबियत की ज़रूरत है, इस बारे में हम बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ मौजूद हैं आज मोहतरमा फ़हमीदा यूसफ़ी साहिबा, जिनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में ख़वातीन की हिफाजत के हवाले से कि क्या यहाँ पे ख़वातीन महफूज हैं। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे फ़हमीदा जी के जो वर्क प्लेस है यहाँ पे भी जितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है ख़वातीन को, उनके बारे में बात हो रही थी। और ये बात हो रही थी कि आपने कहा कि ख़वातीन के लिए ये बहुत कॉमन है कि कोई उनके ऊपर आवाज़ कस दे या कोई उनको
घूर रहा है, तो आपने इन सारी चीज़ों को पार करके जाना, तो ये बड़ी आम सी बात है। और ख़वातीन इस चीज़ की आदी भी हैं हमारे यहाँ। हाँ, उनको तो पता होता है कि ये तो हमारा रोज़ का ही है। ये कितनी गलत बात है ये। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मुझे बताइए, क्योंकि हमने कई दफ़ा इस बारे में जब बहस देखी या बातचीत देखी तो उसमें पर्दे का जिक्र भी आ रहा था कि ख़वातीन को पर्दा जो है वो करना चाहिए, जिस तरह दीन इस्लाम ने एक पर्दे का हुक्म दिया है। अगर ख़वातीन उस तरह पर्दा कर रही हों तो तब ये इश्यूज़ बिल्कुल ख़त्म तो नहीं, मगर काफ़ी हद तक जो है उस पर फ़र्क पड़ सकता है। अब जो ये बस स्टॉप पे या कहीं अगर बाज़ार में अगर किसी लड़की के ऊपर कोई हुटिंग कर रहा है तो हो सकता है कि उसने, अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो हमारे और जो है वो हाँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन देखें बात ये है कि ये कहना कि जो है वो क्योंकि वो प्रॉपर ड्रेस में नहीं है या जो है उसने बुर्का पहना हुआ है, बुर्का पहना दें तो, लेकिन तो फिर आप मुझे बताएं जो कफन पहन के लेटी हुई है कब्र में उसका क्या कसूर है? उसको भी बुर्का पहनाए, ठीक है। और अगर और गुज़श्ता कई सालों में एक केस हुआ है ना, उसको वो तो टोटल उस शख्स को पकड़ के कोई बगैर डिले किए सजा दे देनी। जो बुर्का पहने हुए भी होती हैं वो भी कोई महफूज नहीं होती हैं। बुर्का पहने ना पहने इसका जो है ना औरतों के को अपना बिल्कुल महकूम समझना, अपने बिल्कुल एक उन पे कमेंट पास करना, उनको हाथ लगा के चले जाना, उन्हें गालियां देना, उनको तशद्दुद का निशाना बनाना, इसका ताल्लुक़ ना चादर ओढ़ने से है, इसका ताल्लुक़ ना बुर्का पहनने से है, इसका ताल्लुक़ ना जीन्स स्कर्ट पहनने से, इसका ताल्लुक़ आपकी उस मेंटालिटी से है, उस मर्द की उस मेंटालिटी से है जहाँ वो ये समझता है कि मैं जो है मैं हाकिम हूँ और जो मैं कर रहा हूँ इसके साथ ये मेरी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे इजाज़त है। ये देखिए, मर्द हजरात की उन नज़रों को, ठीक है, और उनके जुमले कसने को अब बिल्कुल गलत हम कहते हैं और इनकी सज़ा मिलनी चाहिए। आप अपने CCTV कैमराज और जो भी एक्टिव या फिजिसिस्ट निज़ाम को फ़ाल बना सकते हैं बनाएं और इनको पकड़ें, मगर ख़वातीन को अपना जिस्म सही तरीके से ढांपने के बारे में भी हुक्म नहीं है। बिल्कुल, ये देखिए ये बात मैं आपकी बिल्कुल मानती हूँ कि आपको एक ऐसे सोसाइटी में जहाँ पर एक आपके लिए वो वाली एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आज तक ना डिसाइड 70 साल में कर नहीं सके कि हम बने तो जो है वो इस्लामी रियासत थे, लेकिन हम हमें भी इस्लामी रियासत ही, हम बिगड़ गए वो एक अलग बात है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एग्जैक्टली, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा के बनाया। अब हमने यहाँ पे लॉ कौन से इम्प्लीमेंट करने, ये 70 साल से हम इसमें जो है ना इस इल्यूजन डिसइल्यूजन का शिकार हैं, ठीक है। लेकिन ड्रेस को मैं ये कहती हूँ कि आपने कम से कम जो आपकी सोसाइटी की, चले इसको हम, क्योंकि वरना फिर वही वाली बात है कि बहुत ज़्यादा इस पे आपके शो पे हंगामा हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह से बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहिए, मोहतात अल्फाज में ये कह देते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से अगर हम कुछ चीज़ें कर लें, कुछ बातें कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा सा अगर हम अपने अटायर को भी देख लें तो भी वह है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि उससे तशद्दुद का कोई ताल्लुक नहीं है। उस अटायर का आप एक माशरे की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, एक आपके माशरे का ट्रेडिशन है, उसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सर पे दुपट्टा लेती हूँ कोई नहीं लेता, इससे रेप का कोई ताल्लुक नहीं, इससे नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा एरिया ऑफ कंसर्न यही है, तशद्दुद का ताल्लुक बहरहाल इससे नहीं है। तशद्दुद का ताल्लुक हमारी उस मेंटल कंडीशन से है, उस क्राइम से है, जो आपने किया है, उस पावर से है कि मैं हाकिम हूँ और मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने घर की औरतों के साथ भी ये कर रहा हूँ, तो बाहर की इस औरत के साथ भी ये वल्नरेबल है, ये तो है ही 2 नंबर, ये तो है ही 3 नंबर, ये तो है ही आवारा, और इस वक्त ये मुझे रात को अंधेरे में भी मिल गई है, तो चलो ठीक है, चस्का लगा लें, मज़ा लगा लें। तो ये इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, इसको एड्रेस करने की बहुत सख्ती से ज़रूरत है। बात की कि हम एक इस्लामी मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क में ये वाले जो क़वानीन हैं दीन इस्लाम के, उनको ज़रूर फॉलो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम जिस तरह अगर पर्दे की कभी बात करें तो फौरी तौर पे जो है वो दूसरे ममालिक की मिसाल दी जाती है कि ये दुबई हमारे साथ, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे वो अलग अलग ममालिक से आए हुए लोग अपने अपने हिसाब से कपड़े पहन के फिर होते, ऐसे कोई वाक़यात नहीं होते वहाँ पे। वहाँ का लॉ इन्फोर्समेंट देखा है,
वहाँ की अदालती निज़ाम और वैसे कानून जो है जी। उसका भी तो फ़र्क है। उसका फ़र्क है, वो एक पूरा एक आपका हब है दुनिया का, एक कॉर्पोरेट सेक्टर है वो, वहाँ से पूरी दुनिया के आते हैं। यही मैं कह रही हूँ कि हमारी सोसाइटी के जो डाइवर्जन्स हैं वो डिफरेंट हैं। जब आप किसी और सोसाइटी से कंपेयर करने जा रहे होते हैं तो आपको उसके और अपने डायनामिक्स को भी देखना पड़ता है। आपको ऐसा नहीं है कि दुबई में किसी खातून को हरास नहीं किया गया होगा या दुबई में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे लॉ इतना सख्त है, क्योंकि वहाँ पर इन्फोर्समेंट इतना ज़बरदस्त है कि वहाँ पर शायद कोई भी मर्द जो है वो डरेगा ये करते हुए। और ऐसा नहीं है कि वहाँ के मर्द में कोई मेंटालिटी में उसके ये जहन में आ नहीं रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ जहन में फ़ौरन इसलिए आ जाता है क्योंकि एक तो हमने शुरू से ही अपने इर्द गिर्द यही देखा होता है कि औरत बिल्कुल, घर की औरत बिल्कुल वो है, कमज़ोर है, उस पर तशद्दुद करो, उसको मारो। आप देखें ना, हमारे यहाँ करते हैं ना, तो फादर क्या कर रहे होते हैं, बेटी को मार रहे हैं, बीवी को मार रहे हैं, माँ पे हाथ उठा रहे हैं, बहनों पे हाथ उठा रहे हैं। यही देखते देखते वो बच्चा बड़ा होता है, मगर और फिर वो बाहर जाता है तो वो यही कुछ जो है वो इम्प्लाई करता है सोसाइटी को। तो आपकी सोसाइटी के जो इनर है ना, उसके अंदर इस इनहेरिटेंस में ये जहर भरा हुआ है कि आप घर से ये शुरू कर रहे होते हैं, आपने घर से शुरू किया हुआ होता है। और समटाइम्स चलें आपने घर से नहीं किया हुआ तो आपकी एक और दूसरा जो फिनोमेना है जिसके अंदर आप बहुत वेल ऑफ हैं, आप सारा कुछ है, तब आप एक एक्साइटमेंट, एक थ्रिल में दूसरी औरत को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। अच्छा, देखें ईवानों में जी, इस हवाले से क्या काम होने की ज़रूरत है? हुकूमतें हमारी बदलती रहती हैं, नए नए वादे और दावे भी आते रहते हैं, तो इस स्पेसिफिकली स्पेशली इस हवाले से क्या आप चाहेंगी कि किसी मतलब कानून साजी होनी चाहिए? कैसी? हमारी बहुत माजरत के साथ हमारी लीडरशिप के तो ये हालात हैं कि वो अपने जलसों में खड़े होकर एक दूसरे की घर की औरतों के बारे में ऐसे ऐसे कमेंट्स पास कर रहे होते हैं तो कि मतलब मैं क्या कहूँ, खातून हमारी पॉपुलर लीडर मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इमरान खान की वाइफ के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रही होती हैं, फिर वहाँ से भी जो हैं वो इस तरह के स्लैंग कमेंट्स आ रहे होते हैं। और जब आपकी पूरी इंटायर जो आपकी पूरी लीडरशिप है तो उसका मसला यही है कि वहाँ पर भी आप देखें ना, मतलब आप देख रहे हैं वो जो मेंटालिटी है वो वहीं से हो रही है कि आप टारगेट ही औरत को करते हैं, चाहे वो घर पे रहे, चाहे जो है वो आपके साथ पॉलिटिकल फील्ड में हो, तो आपने इल्ज़ाम और वो वहाँ से शुरू करना है। तो जाहिर सी बात है जो आपके नीचे की जो क्रीम है वो यही सब कुछ आपसे इनहेरिट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाई। हमने कोशिश की कि इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि जब इश्यूज़ के बारे में बात ना की जाए तो उनके हल की तरफ भी नहीं जाया जा सकता है। हमें अपनी अगली नस्ल को, हमने अपने बच्चों को ख़वातीन की इज़्ज़त करने के हवाले से ज़रूर हमने उनकी तरबियत करनी है, और जो सिर्फ बच्चों की ही नहीं, जो बड़े हैं, जो ईवानों में हैं या जो हम किसी भी जगह पे हैं, हम सब लोगों को भी ख़वातीन के साथ कम से कम तमीज़ करना जो है ना, ये सीखने की ज़रूरत है। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।